लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए 88 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और इस चरण में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पुरजोर कोशिश की है, एड़ी चोटी का जोर लगाया है। कई दिग्गजों की साख आज दांव पर है। सबसे ज्यादा केरल का चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है क्योंकि वहां से वायनाड सीट से राहुल गांधी मैदान में है। तो वे वहीं अलग अलग जिलों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यों से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां लखन पटेल ने अपना वोट कास्ट किया है, उसकी ये तस्वीर मध्य प्रदेश से सामने आई है। तो वहीं बीजेपी से राहुल सिंह ने अपना वोट कास्ट किया है। तो वहीं दमोह से, मथुरा, अलीगढ़ और खतौली से, ये सभी जगह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपने मत का प्रयोग करते हुए दिग्गज चेहरे नजर आए हैं। और इस दौरान उन सभी ने ये अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें क्योंकि वोटिंग परसेंटेज पहले चरण में कम रहा था और इसीलिए दूसरे चरण में ये तमाम दिग्गज लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमें उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी। तो अलग अलग जगह की अलग अलग ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 88 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को ये वोटिंग हो रही है। सबसे ज्यादा केरल की 20 सीटों पर दूसरे चरण में वोट डाले गए हैं अभी तक और इस चरण में मतदान के लिए कुल 1202 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग दिग्गज नेताओं की अलग अलग जगह की जहां पर सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, हमें उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। इसलिए वोट जरूर डालिए। योगी मोदी जी की जोड़ी की वजह से ही हम लोग जीतेंगे क्योंकि उन्होंने हम जो चाह रहे थे यहाँ पे काम करना वो सारा काम इसलिए हुआ कि उन लोगों ने सपोर्ट किया, मुझे योगी जी ने सपोर्ट किया, मोदी जी ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो भी डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, अभी और भी डेवलपमेंट होगा उनके मदद से। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जगह जगह से जो मुझे खबरें आ रही हैं वो पता चल रहा है कि हमारे बूथ्स पर काफी भीड़ है, लोग आ रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं, खुशी की बात है, हम बहुत पॉजिटिव हैं। हाँ, कुछ कंप्लेंट्स हमें लगातार आ रही हैं, जैसे इन्होंने पोलिंग एजेंट्स अगर देर से पहुंचा, हम नए बनाने की कोशिश कर रहे तो नहीं बनाने दे रहे हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग ही नहीं बनाने दे रहे हैं। कई पोलिंग स्टेशन से ये कंप्लेंट आ रही है कि वोटिंग स्लो कर रहे हैं। हाँ, सो ये सारी चीजें जो हमें लगातार आ रही हैं सुनने में, वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, मैंने बात की है, यहाँ पर सेक्टर प्रभारियों से मैंने बात की है, वो कह रहे हैं कि स्टाफ बढ़ा रहे हैं, बट लेट्स सी। मार्जिन आई कांट से अबाउट द मार्जिन, बट यस वी आर विनिंग, आई मीन विद ह्यूज मार्जिन। आई थिंक गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को वोट कर रही है, यहाँ पर अमरोहा में कांग्रेस को वोट कर रही है। किससे मुकाबला मान रहे हैं सर आप? मैं समझता हूँ कि एक तरफा है, मुकाबला कहीं नहीं है। बीजेपी बहुत पीछे रहेगी अमरोहा में। वही सारे मुद्दे हैं, किसान बेहाल है, परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, महिला गृहिणी महंगाई से परेशान है, तो वही सारे इश्यूज हैं जो उत्पीड़न के इश्यूज हैं। तो उन इश्यूज को लेकर जनता वोट कर रही है। 25 के 25 कमल खिलेंगे। मोदी साथे राजस्थान की जनता ने विधानसभा चुनाव में भी मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है और ये चुनाव तो स्वयं नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और राजस्थान की जनता और देश की जनता मोदी जी को फिर से प्रधान सेवक के रूप में देखना चाहती है। सर, चित्तौड़गढ़ सीट की बात करें तो क्या निर्णय रहने वाला है? एक बड़ी जीत होगी। बड़ी जीत के पीछे कारण जो 55 साल में, चाहे रेलवे में हो, हाईवे में हो, शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो, हमारी विरासत के लिए हो, धार्मिक स्थानों के लिए हो, जो 55 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, उससे ज़्यादा मोदी जी की सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो वही एक बड़ी जीत तय करेंगे। के लिए मतदाताओं से अपील करता हूं, अधिकतर दिन मतदान के लिए निकले, लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाए। मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में उत्साह है। निश्चित रूप से 47 का विजन नहीं दिखाया जाए, उसके लिए प्लान योजना बनाई जा रही है और पहली प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने 247 तक के प्लान की योजना बना चुके हैं। विजन वही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 247 का एजेंडा तैयार करना और कोटा बूंदी के अंदर जो विकास के जो कुछ एजेंडे बाकी है उनको पूरा करना।
तो मतदाताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि असम में 11 बजे तक 27.43% मतदान हो गया है। दूसरे चरण में मतदान लगातार जारी है और आपको बता दें कि वोटर्स का जोश अब कहीं ना कहीं हाई है। हालांकि अगर पिछले चुनाव की तुलना की जाए तो इस बार का वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं है जितने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन हाँ, अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और लगातार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने घरों से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने लिए एक स्वस्थ, एक अच्छी सरकार चुनें। तो 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को यह मतदान हो रहा है। दूसरे चरण के इस मतदान के लिए कुल 1202 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में कुल 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा शामिल हैं। 8 सीटों पर कुल 91 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि राजस्थान के कोटा से एक बहुत ही अच्छी खबर सामने ये निकल कर आई है कि वहां पर अचानक से बारिश ने मौसम बदल दिया है, जिसके चलते अब अच्छे मौसम के चलते लोग अपने घरों से ज्यादा निकल रहे हैं और भी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होने की यहां पर उम्मीद है। और ऐसे में लोग अपने मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की बात की जाए तो 40 सीटों वाले बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान चल रहा है। जिन सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जा रहे हैं उनमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका लोकसभा शामिल हैं और इन 5 सीटों पर कुल 50 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, सियासी समर में 2024 का ये लोकसभा चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण पहला चरण संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है और इस बीच खास मेहमान भी अब से कुछ ही देर में हमारे बीच में मौजूद होंगे जिनके साथ चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए मनीषा, लगातार वादों का दौर चल रहा है कि हम इतना पार करेंगे, हम इतना पार करेंगे। तो जो आंकड़ा दिया जा रहा है खासतौर से 400 पार का, उसको लेकर जहां विपक्ष कह रहा है कि हम जीतने नहीं देंगे, इस बार बीजेपी पूरी तरीके से साफ कर देंगे, तो वहीं बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि वो इस बार विपक्ष को साफ कर देगी। तो देखिए, वादों का दौर चल रहा है और इस बीच किस तरीके से ये दूसरे चरण का चुनाव संपन्न होता है, ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लगातार नेटवर्क 10 की नजर इसी पर बनी है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनके साथ आज चर्चा करेंगे। आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, तो जल्दी से आपको रूबरू करा देती हूँ। हमारे साथ अवधेश पांडे जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अवधेश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर डीपी यादव जी जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता है वो। डॉक्टर डीपी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है वो। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अवधेश पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है 400 पार का। इस बार ये जो 88 सीट का ये जो मुकाबला है, पिछली बार आप लोगों ने 52 जीती थी, इस बार का क्या आंकड़ा देंगे? कितनी उम्मीदें इस बार इस चरण से आपको देखने को मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है कि हम 400 पार करेंगे जी, तो निश्चित रूप से 400 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल पार करेंगे। लोग समृद्ध भारत, सशक्त भारत, स्वावलंबी भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं और मोदी जी की गारंटी पर पूरे देश को भरोसा है। इसलिए उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट, पूरे देश में 370 सीट और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं सभी मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूं कि वो भीषण गर्मी में भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने लोग निकले हैं और जगह जगह राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। लोगों ने जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन को नकारा है और उससे साफ हो गया है, पहली बार ऐसा है कि डबल इंजन की जो सरकार चल रही है उसकी लहर दिखाई पड़ रही है और लोग उत्साहित होकर के मतदान के लिए आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, इससे पहले जो समाजवादी पार्टी का शासन था, समाजवादी पार्टी के शासन का जो दंगा राज था, जो जगह जगह कर्फ्यू लगते थे, जो बिजली का बुरा हाल था, नौकरियों में भर्तियों में जो घोटाले होते थे,
उससे लोग अब ऊब चुके थे और इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतर रही है। इसलिए पूरे देश में जो मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है उस पर लोगों का अपार जनसमूह, अपार जन समर्थन देखने को मिल रहा है और लोग भारतीय जनता पार्टी को मतदान कर रहे हैं। साथ ही हमारा एक मजबूत गठबंधन भी है। जब हम सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं तो हमारे गठबंधन में ऐसे सभी सहयोगी हैं जो लगातार पूरी मजबूती के साथ अपने अपने क्षेत्रों में डटे हुए हैं और उनकी वजह से भी, उनके समर्थन से भी हमारा एक कंप्लीट जो एनडीए है उस पर जनता भरोसा कर रही है और उस पर मतदान कर रही है। बिल्कुल, और सपा से हमारे साथ डॉक्टर जीपी यादव जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो डॉक्टर जीपी यादव, बीजेपी तो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। इस चुनाव से सपा को कितनी उम्मीदें, इंडी गठबंधन को कितनी उम्मीदें? देखिए, इंडिया गठबंधन को इस चुनाव से बहुत उम्मीदें हैं। इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है और आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण के मतदान में जिस तरह से एक मतदान हुआ था इंडिया गठबंधन के पक्ष में, उससे भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बौखला गई है और चिंतित हो गई है। आप देखिएगा जिस प्रकार से पहले चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री जी अपने मंचों से मोदी की गारंटी को चिल्ला चिल्ला करके बताते थे, निश्चित रूप से उनका बयान बदल गया है, उनकी भाषा शैली बदल गई है, उनका बॉडी लैंग्वेज बदल गया है। कहीं ना कहीं वो चुनाव को ध्रुवीकृत करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ये याद होना चाहिए कि पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या काम किया है, उसकी जवाबदेही अब उनकी तय होती है। इस समय मैं चुनाव प्रचार में हूं, मैं अपने नेता आदरणीय आदित्य यादव जी के लिए बदायूं में चुनाव प्रचार कर रहा हूं और आपको लग रहा होगा, आप देख रही हो किस प्रकार से हम लोग लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और मैं चलते हुए ही ये डिबेट कर रहा हूं, जिसकी वजह से मेरा फ्रेम भी हिल रहा है, मुझे ये अवसर नहीं मिला। लेकिन जनता के बीच जब हम लोग जा रहे हैं तो जनता कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के मोदी जी की जवाबदेही तय कर रही है कि आखिर आपने 2014 में जो वादे किए थे, 2019 में जो वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? आप विपक्ष के भाषण को कहीं ना कहीं हथियार बना करके कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि में अपना चुनाव की नैया है जो पार लगाना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी आपने क्या किया, इसकी आप जवाबदेही दीजिए। आप ये किसानों के लिए क्या हुआ? किसानों के लिए आपने कहा था कि 2022 में आपकी आय दोगुनी होगी, किसानों की आय दोगुनी हुई, किसानों की आय जितनी थी उतनी नहीं रह पाई। बिल्कुल डीपी यादव जी देखिए, आप ही जैसे जो कर्मठ नेता हैं उन्हीं की वजह से आखिर ये हुआ है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इतने देरी से ही सही लेकिन मैदान में कूद गए हैं इस लोकसभा समर में। शायद उसके पीछे आप ही लोग की मेहनत है। ठीक है, और भी हमारे मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन राघवेंद्र, आपका रुख करती हूँ मैं, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की भी हम लोग बात कर रहे हैं। 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। बेहद ही ज्यादा दिलचस्प उत्तर प्रदेश की 8 सीटें बनी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी ने जीतोड़ मेहनत की है और जो समीकरण बैठाने का प्रयास किया है, मैं सिर्फ जातीय समीकरण की बात नहीं कर रही हूँ, क्षेत्रीय समीकरण को भी बांधा गया है, कई बड़े मुद्दों को दांव पर लगाया गया है। अब उसके बाद आज का क्या नतीजा मिलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल उन्नत, अगर हम इस 8 सीटों की बात करें, द्वितीय चरण का जो मतदान हो रहा है, तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का पिछले चुनाव में गठबंधन था, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। अब बात आती है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपना दावा पेश कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। अच्छी बात है, जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहा है वो हारने के लिए नहीं लड़ता है, जीतने के लिए ही लड़ता है और जीतने के लिए ही कहता है कि हम जीत रहे हैं। आने वाले नतीजे 4 जून को पता चलेगा कि कौन कितनी सीटों पे जीत दर्ज किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा यहाँ पे शासन चलाया गया, माफियाओं अपराधियों पे जिस तरह से कार्रवाइयाँ की गई, महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह से काम किए गए, गरीब वर्ग के लिए जिस तरह की योजनाएं चलाई गई, श्रमिकों के लिए चलाई गई, ओडीओपी के माध्यम से कोरोना कालखंड में जो जिस जिले में था उसी जिले में उसको रोजगार देने की बात दी गई। तो इन सब योजनाओं को जब हम देखते हैं और लाभार्थियों का एक खास वोट बैंक जिस तरह से सरकार द्वारा तैयार किया गया, तो इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर और किसी तरह की मोदी के खिलाफ इंटर इनकम्बेंसी का न दिखना, भ्रष्टाचार के कोई ठोस मुद्दा विपक्ष के पास न होना दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है।
वैसे सारे राजनीतिक दल अपने जीत का दावा कर रहे हैं। 4 जून को पता चलेगा किसको कितनी सीटें मिली हैं। लेकिन वर्तमान सिनेरियो में जहां तक हम लोगों को देखने को मिल रहा है और ग्राउंड लेवल पे जब जनता के बीच में जाइए, जनता से जो रिस्पांस मिल रहा है, कहीं ना कहीं से उसका झुकाव सरकार की योजनाओं से जो लाभान्वित हैं उनके प्रति एक भावनात्मक लगाव, जुड़ाव दिखाई दे रहा है। और बाकी चुनाव है, कौन जीतेगा कौन हारेगा 4 जून को पता चलेगा। बिल्कुल, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो विजय जी, जिस तरह से 88 सीटों के रण में आज तमाम दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है, लगातार वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज बढ़ तो जरूर रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये उतना नहीं है जितना पिछले चुनाव में अक्सर देखने को मिला करता था। तो इस कम वोटिंग परसेंटेज का क्या कुछ कारण समझ पा रहे हैं? देखिए, कम परसेंटेज का जो सबसे बड़ा कारण है कि इस बार के चुनाव में जो आक्रामकता है, यानी चुनाव जीतने और चुनाव हराने की जो ललक है मतदाताओं में, वो बहुत कम है। और इसका कारण मुख्य रूप से ये है कि एक तरफ तो बीजेपी बहुत ही लोडेड कैंपेन कर रही है, प्रधानमंत्री से लेकर और इनके बूथ अध्यक्षों तक की बैठकें हो रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट की इनकी बैठकें हो रही हैं, इन्फ्लुएंसर्स की हो रही हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन की रैलियां बड़ी लिमिटेड है, चाहे फर्स्ट फेज हो या सेकंड फेज हो। सेकंड फेज में अब तक जो अभी आज के जो मतदान हो जाएंगे, 16 सीटें हो जाएंगी। इन 16 सीटों में इंडिया अलायंस के नेताओं की एक ही रैली अमरोहा में हुई है और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद में हुई है। इसके अलावा ये कहीं जमीन पे नहीं उतरे हैं। अखिलेश यादव जी ने जरूर 6-7 चुनावी सभाएं की हैं इन दोनों चरणों को मिलाकर देखा जाए। बाकी समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे शिवपाल जी हों, वो बदायूं में बिजी हैं, प्रोफेसर रामगोपाल फिरोजाबाद में बिजी हैं। इनकी रैलियां और बैठकें रैलियां नहीं हुई है, ना चुनावी रोड शो हुए हैं। तो एक तरफ बहुत ज्यादा हैवी कैंपेन है, दूसरी तरफ बहुत लो डेंसिटी की कैंपेन हो रही है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। मतदाता, चूंकि इस बार ऐसा हो रहा है, ये चुनाव अलग पैरामीटर और डायनेमिक्स का है, क्योंकि बीजेपी ने तो पूरे 5 साल, जब से 19 में चुनाव जीते थे, उसके बाद से चाहे कोरोना रहा हो या दूसरी कोई भी गतिविधियां रही हो, लेकिन इनका अपना पॉलिटिकल कार्यक्रम जारी था, चुनावी अभियान भी इनका जारी था। और 10 मार्च को जब विधानसभा चुनाव ये जीते थे, उसके बाद से 11 मार्च से इन्होंने शुरू कर दिया था लोकसभा के लिए। तो इतना जबरदस्त जो कैंपेन है बीजेपी का, इसके बाद भी अगर टर्नआउट कम हो रहा है और विपक्ष का बहुत ही लो प्रोफाइल का कैंपेन है, फिर भी टर्नआउट कम हो रहा है, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि आखिर जनता वोट क्यों नहीं देने के लिए निकल रही है। जिस तरह से 2009 के मुकाबले 11% लोग ज्यादा निकले थे 2014 में, और 2019 में करीब 2.6% लोग ज्यादा निकले थे टोटल वोटिंग में। तो इस बार टर्नआउट कम हो रहा है। तो क्या जनता इस बात को मुतमईन है कि किसी एक को जीतना है तो हम बहुत परेशान न हो, या जो हराने वाले लोग हैं उनमें उतना जोश नहीं है? तो कुछ तो मिसिंग है, और वो जो मिसिंग है वो निश्चित तौर पे बहुत अलार्मिंग है। या हो सकता है किसी एक पार्टी के लिए या एक अलायंस के लिए फायदेमंद हो। अपोजिशन से बात करिए, इंडिया गठबंधन के लोगों से, तो कहते हैं नहीं हमारा बड़ा साइलेंट वोटिंग हो रही है और जनता हमारे लिए चुनाव लड़ रही है, हमें जरूरत नहीं है इतनी हैवी कैंपेन करने की, बीजेपी फंसी हुई है इसलिए वो कर रही है। बीजेपी से पूछिए तो बीजेपी कहती है कि नहीं, हम तो वोट परसेंटेज अपना जो पिछली बार 51.5% था हमारे अलायंस का, और 2019 में बीजेपी के साथ सिर्फ 2 दल थे, बीजेपी अपना दल पुष्पित, पल्लवित और प्रखर करने का जो दायित्व है वो हम लोगों के ऊपर ही जाता है। आप एक आइकन के रूप में देखे जाते हैं, क्या अभिनेता से नेता के अभिनय में आशुतोष राणा जी भविष्य में देखे जाएंगे? देखिए, लोकतंत्र में मतदाता जो सड़क पे, आप नेता का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं होता जो सदन में बैठे हुए हैं। नेता का अर्थ होता है आगे चलने वाला, ताने रहने की जिसके अंदर क्षमता हो। तो चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, वो अपने परिवार का नेतृत्व कर रहा है, चाहे वो शिक्षक हो, वो अपने परिवार का नेतृत्व कर रहा है, समाज का नेतृत्व कर रहा है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि चाहे वो सड़क पे खड़े रहने वाला आम मतदाता हो, जैसे आशुतोष राणा है, वह भी नेता है, और सदन में बैठने वाले हुए जो मतदाताओं के द्वारा चुने गए वो व्यक्ति हों, वे भी नेता हैं। तो सड़क अगर जगी रही तो संसद सजी रहती है, और संसद यदि सजी रही तो सड़क जगी रहती है। तो तात्पर्य ये है कि हम सिर्फ उस नेता को, हम परिधान या सिर्फ उस अवस्था की, ये जो नेता
जिसको हम कहते हैं लीडर। लीडर का मतलब होता है लैडर, लैडर यानी सीढ़ी, कि जिससे आप नीचे से ऊपर की यात्रा कर सकें। तो हम और आप सब कहीं ना कहीं नेतृत्व वाली अवस्था के लोग हैं। तो मैं इस चीज़ में अखंड विश्वास करता हूं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि चाहे सदन में बैठा हुआ व्यक्ति हो या सड़क पर खड़ा हुआ व्यक्ति हो, इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है। क्योंकि हमको ही तो चुनना है ना। किसको चुनना है? उसको जिससे हमें अपनी इच्छा और अपने कल्याण के लिए कार्य कराने हैं। तो जो चुन रहा है उसको ज़्यादा बुद्धिमान होना पड़ता है, ज़्यादा प्रखर होना पड़ता है उस व्यक्ति से। अगर हम आपसे कहें, आप जिन टीवी चैनल्स के लिए काम कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स के लिए काम, राणा को आप सुन रहे थे कि उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। यहाँ पर मैं उनकी थोड़ी सी बात का जिक्र कर देती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर सड़क जगी रहेगी तो संसद सजी रहेगी। काफी ज्यादा डीप मीनिंग है इसका कि आखिर लोकतंत्र के इस महापर्व में अगर मतदाता जागरूक होगा तो सरकार और भारत अल्टीमेटली आगे बढ़ेगा। इसी के साथ राजकुमार आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं आज की इन 88 सीटों पर, लेकिन अगर इसका गणित देखा जाए और जिस तरीके से विजय जी ने एक बात का जिक्र किया, यहाँ पर डिजिटल क्रिएटर्स का उन्होंने जिक्र किया, तो प्रधानमंत्री ने एक बड़ा मंच सजाया, उस पर उन्होंने डिजिटल क्रिएटर्स के साथ भी बातचीत की। तो कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि इन फैक्टर्स को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री का जो एक काम करने का तरीका है कि वो हर किसी को अपने साथ लेकर चलते हैं, यानी कि हर एक क्षेत्र पर जिस तरीके से वो ध्यान केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, ये कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता है और कितना बड़ा इंपैक्ट डालता है ये। बीजेपी पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जयंत चौधरी वोट कास्ट करने पहुंचे हुए हैं और अपने परिवार के साथ वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें बेहद ही खास हैं कि दिग्गज भी पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार उत्तर प्रदेश में खास तौर से मजबूती के साथ वो देखे जा रहे हैं। हालांकि 2022 तक उनका जो है समीकरण अलग रहा था, लेकिन अब देखिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं तो उसका असर भी देखने को मिलेगा। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपने परिवार के साथ वो मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं, अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। और इस बीच देखिए तस्वीरें हैं कि आखिर ये मुस्कान है और ये जोश है, उत्साह है कि आखिर मतदान के दिन बाहर सामने आ गए जनता के सामने। ऐसा लगता है कि किसी अर्थशास्त्री ने उनके मैनिफेस्टो को देखा ही नहीं था। अच्छा, समाजवादी एक सवाल ये था कि शुभकामनाएं आप सब। नहीं, आप 2 मिनट का कहीं वक्त दे दीजिए, अपनी वोट भी डाल देना सब लोग। जैन सर हाँ सर धीरे धीरे हाँ पहले वोट डालेंगे, पहले वोट विजुअल हाँ पहले बिल्कुल। तो देखिए जयंत चौधरी ने भी वोट कास्ट कर दिया है। राजकुमार, जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन जरा ये भी समीकरण बताइए कि आखिर आरएलडी के इस तरीके से साथ आने से बीजेपी को कितना फायदा मिलता हुआ और खासतौर से इन 2 चरणों में मिलता हुआ नजर आया है। देखिए उन्नति, हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे चलेंगे और हम खतौली के उपचुनाव को देखेंगे। और उपचुनाव जब था खतौली में तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जो चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रीय लोकदल के मदन भैया को वहाँ से चुनाव लड़ाया गया और जिस तन्मयता और शिद्दत के साथ उस चुनाव को लड़ा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत उस चुनाव में लगाई, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रीय लोकदल ने खतौली में जीत हासिल की। तो ये समीकरण जो बनते हैं, जब आप डोर टू डोर आम कार्यकर्ता के पास तक जब पहुंचते हैं तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ी मजबूती होती है। जयंत चौधरी ने समझौता किया है, 2 सीटों पर वो सिमटे हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद तमाम चीज़ों, क्योंकि गन्ना बेल्ट मानी जाती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों का गढ़ है और जिस तरीके से इस समय उनके दादा को भारत रत्न दिया गया है, इसका भी स्वाभाविक तौर पर एक जो एज फैक्टर होता है, जो एक मैच्योर वोटर होता है, वो इसको जरूर देखता है कि किसने किसको क्या दिया। और जयंत चौधरी जब मंचों पर दिखे हैं तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ी मजबूती जरूर मिली है, लेकिन परिणाम क्या होंगे
ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपका जो पहला मूल सवाल था, में आहुति दी है, बहुत खुशी है और मैं प्रेरित करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा जो मतदाता हैं जरूर शामिल हों उसमें, वोट करें। हेमा मालिनी लड़ रही है, जिस तरह से उनके लिए आप वोट करने आए तो कैसा लग रहा है इस समय? देखिए, हम बूथ के एक परिधि में हैं तो मैं वोट के संबंधित बात नहीं कर सकता, मैं अपील कर सकता हूँ। ईवीएम को लेकर जितनी भी याचिकाएं थी सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया और चुनाव आयोग ने कहा कि अब तमाम सवालों पर विराम लग जाना चाहिए। जी, चुनाव आयोग पे भरोसा करें, मतदाता निकल के आए, ईवीएम पे जोर से बटन दबाएं। धन्यवाद। जयंत जी, जलप हो रहा है बीजेपी के साथ जो गठबंधन साहब का नेचुरल वोटर माना जाता था, वो आज का विषय, यहाँ का विषय नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत खुश हैं, मैं और चारू दोनों ने वोट डाली, 2 वोट देश के लिए हमने डाली है और भी मतदाता निकल के आए। थैंक यू। जयंत जी, आपने मंच से बोला था कि हेमा मालिनी के लिए आप प्रचार करने आए हैं, वो आपके लिए प्रचार करने आएंगी, वो आपने बोला था, तो क्या इसको भविष्य का संकेत माना जाए? देखिए, जो प्रशासन कह रहा है। तो जयंत चौधरी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हुए थे और आपको बता दें कि 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान है। उन्होंने भी समस्त प्रदेशवासियों से, देशवासियों से वोट करने की अपील की है। वहीं ईवीएम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जोर से बटन दबाकर अपनी सरकार को चुने और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो नेटवर्क 10 पर चुनाव की महा कवरेज लगातार जारी है। राजकुमार, अपनी बात कंटिन्यू करें। तो मैं वही कहने का प्रयास कर रहा था मनीषा कि स्वाभाविक तौर पर एक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए नेता जब आगे आता है, और क्योंकि हम इस समय 20वीं सदी में जी रहे हैं और ये इस समय हाईटेक तकनीक का जो ज़माना है, इस तकनीक के ज़माने में आदमी को बहुत सारी सुविधाएं एक कार्यकर्ता तक पहुंचने के लिए आज वीडियो कॉलिंग के जरिए तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, तमाम तरीके की जो रणनीति है वो रणनीति बनाई जा सकती हैं। तो एक जो पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि अभी जयंत चौधरी ने जिस तरीके से कहा कि वोट जरूर करें, अपील ही कर सकता है नेता, एक कार्यकर्ता से अपील ही कर सकता है। और राजकुमार सांगवान को जिस तरीके से वो लेके आए हैं बागपत में, ये वो बागपत है जिस बागपत में वो पिछली बार चुनाव लूज कर गए थे। मुजफ्फरनगर में उनके पिताजी चुनाव लूज कर गए थे। बिजनौर में राष्ट्रीय लोकदल हार गया था बहुजन समाज पार्टी से। मलूक नागर इनके पास आ गए हैं, वहाँ से चंदन को चुनाव मैदान में उतारा है। तो स्वाभाविक तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जरूर मैसेज गया है कि भाई आम लोगों को भी, क्योंकि तमाम तरीके के लोग परिवारवाद की बात करते हैं, चारू को भी चुनाव लड़ाया जा सकता था, इस तरीके की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी। लेकिन राजकुमार सांगवान को जब वो लेके आए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात की तस्दीक की कि भाई एक कार्यकर्ता को किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल आगे बढ़ा सकता है। तो इसका एक मैसेज गया है और कार्यकर्ता जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसका भी एक मनोबल ये बढ़ा है कि उनके बीच का एक कार्यकर्ता इस समय चुनाव मैदान में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक तौर पर जाटों का ध्रुवीकरण जरूर हुआ है, एक तरफा वोट नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आज भी जयंत चौधरी को अपना एक बड़ा नेता, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के वंशज हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो जो चीज़ें हैं उसका लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लीड किस तरीके की रहती है। अगर पिछली बार की बात कर लें तो पिछली बार जो लीड थी वो कई लाखों में थी। लीड जरूर कम हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपनी बढ़त बढ़ाए हुए है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय बरेली में मौजूद हैं। आज एक जनसभा होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वहाँ पे मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। तो वहाँ से भी एक मैसेज कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता को जाएगा। जो कार्यकर्ता अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है उसमें भी एक मनोबल उसका बढ़ाने का प्रयास किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, प्रदेश अध्यक्ष ने तमाम जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वो वोटरों को बूथ तक निकालें। तो दोपहर बाद ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को बढ़ने की पूरी संभावना प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को जागरूक किया जाए। अब उसका असर तो देखिए शाम तक ही पूर्णतः सामने आएगा कि आखिर उसका असर कितना पड़ा है। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि 4 जून को पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। अनर्गल की बातें करने वाले विपक्षियों को जनता मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सुनिए। देश के अंदर जो उत्साह है, देश के अंदर लोगों के मन में मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों को लेकर के जिस प्रकार की उमंग है, एक सकारात्मक माहौल है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और पूरे देश के अंदर
फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। देश कार्य को देखना चाहता है और मोदी जी ने 10 वर्ष में देश को एक नई दिशा दी है। 10 वर्ष का उनका एक कार्यकाल देश भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह एक स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम कार्यकाल है। हर एक सेक्टर में देश ने कुछ नया करके दिखाया है और भारत आज दुनिया के अंदर एक धमक के साथ, तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित हुआ है। इसलिए उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और मेरा यह मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। देखिए, ये कहना कि चुनाव में नॉन रिलेवेंट मुद्दे आ रहे हैं, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। चुनाव की शुरुआत में हम लोगों ने मोदी की गारंटी, जो विकास, सुशासन और सुरक्षा से जुड़े हुए थे, इन्हीं मुद्दों को हम लोगों ने जनता जनार्दन के सामने रखा था और पहला चरण इसी दिशा में आगे बढ़ा था। लेकिन इसी दौरान पहले चरण के ठीक पहले कांग्रेस और इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा जो सहयोगी है वह कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जिन बातों का उल्लेख किया है वह भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत करता है। और 1 बजे तक कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, इसके आंकड़े भी आ गए हैं। इसके आंकड़े हम आपको बताएंगे। लगातार मतदान जारी है और बड़ी खबर आ चुकी है, दूसरे चरण में मतदाताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। 1 बजे तक के आंकड़े हमारे सामने। असम में 46.31% मतदान हो चुका है, बिहार में 33.80% मतदान, छत्तीसगढ़ में 53.09% मतदान हो चुका है, जम्मू कश्मीर में 42.88% मतदान, कर्नाटक में 38.23% मतदान हुआ है, केरल में 39.26% मतदान होता हुआ, मध्य प्रदेश में 1 बजे तक 38.96% मतदान। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में अब तक 31.77% मतदान हुआ है। मणिपुर में बहुत ज्यादा 54.26% मतदान अभी तक हो चुका है। राजस्थान में 40.39% मतदान होता हुआ। बिल्कुल, त्रिपुरा में 54.47% मतदान, उत्तर प्रदेश में 35.73% मतदान हुआ है, पश्चिम बंगाल में 47.29% मतदान। तो दूसरे चरण में मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वोटिंग परसेंटेज 1 बजे के हिसाब तक क्या आया है वो हम आपको अलग अलग राज्यों का बता रहे हैं। बिहार में 33.80% मतदान, छत्तीसगढ़ में 53.09% मतदान हुआ है, जम्मू कश्मीर में 42.88% मतदान हुआ है, तो कर्नाटक में 38.23% मतदान हुआ है, केरल में 39.26% मतदान हुआ है, मध्य प्रदेश में 38.96% मतदान हुआ है, तो महाराष्ट्र में 31.77% मतदान हुआ है, तो मणिपुर में 54.26% मतदान हुआ है, तो राजस्थान में 40.39% मतदान हुआ है, त्रिपुरा में भी 54.47% मतदान। तो उत्तर प्रदेश में अभी वोटिंग परसेंटेज पीछे चल रही है, जहां 35 से ज्यादा ही मतदान हुआ है, 35% से ज्यादा। तो दूसरे चरण का ये वोटिंग परसेंटेज 1 बजे तक के हिसाब से। तो यूपी की जिन सीटों पर वोटिंग परसेंटेज कितना है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। यूपी में 1 बजे तक का 35.73% मतदान हुआ है। सीटों की बात कर लें तो गाजियाबाद में 33.99% मतदान हुआ है, अलीगढ़ में 35.55%, अमरोहा में 40.67%, बागपत में 34.17%, बुलंदशहर में 35.35% मतदान, गाजियाबाद में 33.99% मतदान होता हुआ, बागपत में 34.17% मतदान। तो ये यूपी की तमाम वो 8 सीटें जिस पर 1 बजे तक कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं।
और सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र सिंह जी। तो धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। अभी हम आपको सीएम योगी आदित्यनाथ की बातें सुनवा रहे थे और बीजेपी जो है, एनडीए जो है, वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। फिलहाल आपसे ये तो जानेंगे ही कि इस चुनाव से आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन किस तरह के दावे, किस तरह की अपील? नेटवर्क 10 के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से मतदाताओं को का स्वागत करते हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में उनसे आग्रह करते हैं कि जो लोग अभी तक नहीं निकले हैं और जरूर मतदान केंद्र जाएं और अपने मत का मताधिकार का प्रयोग करें। ये देखिए, जो ट्रेंड्स अभी आपके ही चैनल पे दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग पैटर्न है लगभग अन्य राज्यों की अपेक्षा 10% से अधिक के अंतर पर सुस्त चल रहा है। ये स्वाभाविक से, जिस तरह से उत्तर भारत में विशेष रूप से मोदी जी का प्रभाव था, इनके झूठ का प्रभाव था, लेकिन मतदाताओं के न निकलने की दो चीज है। एक तो जनरल मतदाता, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो वर्कर है, जो कार्यकर्ता है, वो भी बहुत ही मोदी जी के कार्यों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से वो आजी जा चुका है, थक चुका है, उसे उसमें कोई होप नजर नहीं आ रही, इसलिए उसमें उत्साह नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 2024 के इस महत्वपूर्ण चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी को जब आकर के अपने 10 सालों का हिसाब किताब देना चाहिए। 2014 के घोषणा पत्र की बात करके कितना उन्होंने पूरा किया, इसकी बात करनी चाहिए। क्या रोजगार का जो वादा किया था वो पूरा किया? उन्होंने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी, वो पूरा किया? क्या किसानों की 2022 तक आय दोगुनी करने की बात की थी, वो पूरा हुई कि नहीं हुई? निजी क्षेत्र में शोषित की हिस्सेदारी क्यों नहीं सुनिश्चित हुई? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहां तक पहुंचा? क्या शिक्षा का स्तर सुधरा, स्वास्थ्य का स्तर सुधरा? तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, लेकिन गरीब के जेब में पैसा नहीं रहा। शांति की बात करते हैं, मणिपुर जल रहा है। बुलेट ट्रेन कहां चली? और तो और विकसित भारत की बात करने वाले को यह बताना चाहिए कि 100 मेट्रो शहर जो स्थापित कर रहे थे, उसमें एक भी कहां तैयार हुआ? कौन सी मेट्रो स्मार्ट सिटी तैयार हो गई? लद्दाख में नॉर्थ ईस्ट से जो उन्होंने वादा किया था किसी अनुसूची में डालेंगे, वहां क्या स्थिति है? सीमाओं पे उथल पुथल मची है। लद्दाख में एक सोनम वांगचुक सामाजिक कार्यकर्ता जो मोदी जी से बड़ी उम्मीद रखते थे, वो अनशन पर बैठे हैं, मोदी जी की जबान नहीं खुल रही है। भाजपा के सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिन्होंने आरोप लगाया कि 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना को प्रधानमंत्री जी ने दे दी। चाइना वहां बॉर्डर पे बना वार मेमोरियल तोड़ दिया। तो ये जो जन सरोकार, जनहित के मुद्दे हैं, देश की स्वायत्तता, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। बोल कहाँ रहे हैं इंडिया गठबंधन के? कांग्रेस, अवधेश पांडे जी, धर्मेंद्र जी को आप सुन रहे हैं। पार्टी का घोषणा पत्र आया, जनता को पढ़ने के लिए हमने उसमें वादा किया, हम जो गारंटीज दे रहे हैं, हमारे लिए हमारा घोषणा पत्र पवित्र ग्रंथ होता है। हम जो वादा करके अवधेश जी वो कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी का कहना है कि आप लोगों ने कुल मिलाकर वादा खिलाफी की है। जो बड़े बड़े वादे आप लोगों ने किए हैं वो पूरे तो किए नहीं हैं। तो वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वादे कर रही है, वो आगे निभाएगी, लेकिन बीजेपी ने वादा खिलाफी की है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनाएंगे, तो बना दिया। पहले यही लोग व्यंग करते थे कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी बता दिया और प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव भी संबंध हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि धारा 370 हटाएंगे। हम धारा अरे सुन तो लीजिए अच्छे लिस्नर बन जाइए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि धारा 370 हटाएंगे। लोग कहते थे खून की नदियां बहेंगी, एक मच्छर तक नहीं मरा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सीए कानून लाएंगे, कानून आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा है हमारी मुस्लिम बहनों का, उसको हम समाप्त करेंगे, करके दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा किसानों को सम्मान निधि देंगे, गरीबों को आवास देंगे, शौचालय देंगे, स्वास्थ्य चिंताओं पर विराम लगाने के लिए आयुष्मान कार्ड देंगे, और हम फ्री में राशन देंगे। ये सब काम करके भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पुनः कहा है कि हम 70 साल के ऊपर के लोग हैं उनको आयुष्मान से कवर करेंगे। आपको इधर रोकना चाहेंगे, लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल सीधा लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के एटा, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। जो दूसरे मंच पे हमें दिखाई दे रहे हैं, सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता
और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई और बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में आए हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां 40 डिग्री से ज्यादा आज टेम्परेचर है और उस मंच से लेकर के जनसभा जहां लोग आपस में खड़े हुए हैं, जहां हम लोग खुले में खड़े हैं, हो सकता है वहां तापमान कम हो, लेकिन जहां आप लोग खड़े हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर खड़े हुए हैं, मैं समझता हूं हम लोगों से ज्यादा तापमान वहां हमें दिखाई दे रहा है। मैं सबसे पहले भगवान बराह जी के इस मोक्ष स्थली को प्रणाम करता हूं। इस धार्मिक स्थान जहां पर न केवल आपके आसपास के बल्कि प्रदेश और देश के लोग यहां आते हैं, ऐसी पौराणिक और धर्म से जुड़े हुए स्थान का सबसे पहले मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ ये वो क्षेत्र है जहां से एक भाईचारा का संदेश आज से नहीं सदियों से जाता रहा है। अगर एक तरफ जहां भगवान तुलसीदास जी और दूसरी तरफ जहां पर हमारे बहुत ही बड़े और जिनको न केवल भारत में बल्कि दुनिया में जिन्हें उनके अपने काम की वजह से और साहित्य को लेकर के पहुंचाने की वजह से हम और आप लोग जानते हैं, जहां एक तरफ तुलसीदास जी हैं वहीं दूसरी तरफ खुसरो को भी हम लोग आप लोग सब जानते हैं। ये वो स्थान है जिसने मिली जुली संस्कृति को और भारत की संस्कृति को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है। ये वो स्थान है जहां पर हम सब मिलकर के रहते हैं। वहीं हम आपसे निवेदन करने आए हैं, जहां हमारे बगल में, इन्हें रुका रहने दो, यहीं पर रुका रहने दो, बस जो जहां है वहीं खड़ा रहे। हमारे बगल में मां गंगा का भी एक पुराना महत्व बना रहा है। इसलिए जहां आज तीसरे चरण के लिए हम आप लोगों से मतदान के लिए अपील करने आए हैं, वहीं आप लोगों ने जाना होगा और जानकारी मिल गई होगी कि पहले चरण से ही इंडिया गठबंधन बढ़त बना चुका है और जो पश्चिम से हवा चली है, जो अब इस क्षेत्र से गुजर करके जाएगा चुनाव, हमें पूरा भरोसा यहाँ के किसान नौजवान मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आपके बीच में आकर के न जाने कौन कौन सी बातें रख रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं ये जागरूक जनता है, समझदार लोग हैं। ये 10 साल जो दिल्ली की सरकार के जो 10 साल गुजरे हैं, अगर उसका आकलन करेंगे और पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आपने देखा होगा कि किसान के सामने कितना संकट पैदा किया। ये वही सरकार है, दिल्ली में पूरे देश का किसान गया और किसान ने कहा कि हमें एमएसपी का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वादा किया था। तो देखिए, एटा में आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। कई बड़े नामों का भी वो जिक्र कर गए और चुनावी प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं, क्योंकि इस बार अब कन्नौज से उन्होंने ताल भी ठोक दी है।
तो अखिलेश यादव जमकर बरसते हुए बीजेपी पर नजर आए और अवधेश पांडे जी का रुख करना चाहेंगे एक बार फिर से। अवधेश जी अपनी बात को कंटिन्यू करें और साथ के साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, जो इंडी गठबंधन के अलायंस का घोषणा पत्र आया है, चूंकि ये टुकड़े टुकड़े टाइम के समर्थक हैं, इसलिए इनका टुकड़ों टुकड़ों में घोषणा पत्र भी आया है। सीपीएम ने कहा है कि हम अगर सरकार में आते हैं तो देश के सभी अस्त्र शस्त्र समाप्त कर देंगे। कोई कह रहा हम देश में आएंगे तो एक आर्थिक सर्वे कराएंगे। लेफ्ट और माओवाद से प्रेरित किस प्रकार का उनका घोषणा पत्र है, वो भी देश के सामने उसकी सच्चाई आ गई है। किस प्रकार से वो तुष्टीकरण के मामले में इस हद तक उतर सकते हैं, देश ने सोचा नहीं था और देश की जनता उनको करारा जवाब देने जा रही है। हम समाजवादी पार्टी की बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर जब उनकी सरकार थी, बनारस के अंदर दंगा कचहरी में बम विस्फोट हुआ, फैजाबाद में कचहरी में बम विस्फोट हुआ और लखनऊ में कचहरी में बम विस्फोट हुआ। जो आतंकवादी पकड़े गए उनके मुकदमे वापस लेने की सार्वजनिक घोषणा अखिलेश यादव जी ने की थी। तो किस प्रकार से आतंकियों का समर्थन करने वाले लोग हैं, इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। जब इनकी सरकार थी तो किस प्रकार से इन्होंने पीएफ घोटाला किया, एम्बुलेंस का घोटाला किया, जल निगम का घोटाला किया, गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया, दादरी प्रोजेक्ट का किस प्रकार से इन्होंने घोटाला किया और सबसे बड़ा घोटाला इन्होंने आयोग में जो भर्ती का घोटाला किया और उसके बाद जो पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, ये जग जाहिर है। इसलिए इस नौजवान विरोधी सरकार को अब यहाँ कोई स्थापित नहीं करना चाहता। इनके राज में महिलाओं में सामूहिक दुराचार होते थे, कौन नहीं जानता। शाम को महिलाएं निकलना बंद कर देती थी और जब घटनाएं होती थी तो इनके मुखिया कहते थे कि लड़कों से तो गलतियां हो जाया करती हैं। इस प्रकार से अराजक शासन जो समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा संचालित था, सैफई गैंग के द्वारा जो एक शासन चलाया जा रहा था, उससे जनता अब उब चुकी है। एक तरफ पूर्वांचल में बच्चों की जापानी इंसेफ्लाइटिस से दर्दनाक मौतें होती थी, तो दूसरी तरफ सैफई में सरकारी पैसा खर्च करके नृत्यांगनाओं का नृत्य देखने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते थे। ऐसी संवेदनहीन सरकार को जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया है। अब ये लोग अपना कैंडिडेट बदलते हैं, अपना पूरा परिवार जो है उसी को पीडीए समझते हैं। जिस पीडीए की बात करते थे वो पीडीए परिवार डेमोक्रेटिक अथॉरिटी बन करके रह गया है। तभी इनके घर के लोग चुनाव लड़ेंगे और एक आंतरिक इनके परिवार की जो अंतर कला है वो भी सबके सामने उजागर हो गई है। किस प्रकार से इंडी गठबंधन की अंतर कला है वो लोगों के बीच में आ गई है। तो जो इनका दंगे का राज था, जो इनका कर्फ्यू का राज था, जो इनका घोटालों का राज था और जो सैफई गैंग का जो एक राज चलता था, जिस गाड़ी पर हो सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा, इस प्रकार बिल्कुल अवधेश जी, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल की सरकार पर लोगों को भरोसा है। आपकी बातों का रिएक्शन भी लेंगे, बिल्कुल ठीक है अवधेश जी, रोकना चाहेंगे इधर भी, ठीक है, अपने नेक्स्ट टर्न का वेट करिए अवधेश जी, बिल्कुल आपकी बातों का रिएक्शन भी लेंगे, पर उससे पहले राजकुमार जी का रुख करना चाहेंगे। राजकुमार जी, तमाम सियासी समीकरणों की तो इधर बात हो रही है, सियासी समीकरणों को समझने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इधर बीच नोएडा से एक पोलिंग बूथ पर यह खबर सामने आई है कि मोबाइल ले जाने पर कुछ बैन लगाने के वजह से कुछ बवाल होता हुआ नजर आया मतदान केंद्र पर। अभी की स्थिति को लेकर ताजा अपडेट दीजिए कि क्या अभी स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है, मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है, अभी तो किसी तरह की बवाल की स्थिति नहीं? देखिए मनीषा, ये गांव पड़ता है सहनी, ये दादरी विधानसभा क्षेत्र में गांव है सहनी सुनपुरा, और ये उसी गांव में एक व्यक्ति गया और क्योंकि बाहर से हालांकि जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो सब चेकिंग करने के बाद भेज रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति गया और उसने अपने मोबाइल से एक वोट कास्ट करते हुए एक कैंडिडेट को और उसकी एक वीडियो बना ली और वीडियो बना के उसको वायरल कर दिया। वो कुछ टीवी चैनलों पे भी चली और इसका संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया है। उसके बाद तमाम तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और कुछ अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो वहाँ पे लगाए हैं। लोकल पुलिस को वहाँ से हटाकर अर्धसैनिक बलों के जवान वो लगा दिए गए हैं और अभी स्थिति नियंत्रण में है। प्लस जो जिलाधिकारी हैं मनीष वर्मा, वो भी उधर मूव कर गए हैं। अभी वो नोएडा की तरफ थे, उन्हें जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सबको बहुत बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है। और उनका दावा है, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उनका दावा है कि किसी भी व्यक्ति को
चुनाव आयोग के नियमों से इतर कुछ भी बूथ पर नहीं करने दिया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं चुनाव का एक उल्लंघन है, चुनाव आचार संहिता है कि आप ये गुप्त मतदान है। अगर कोई व्यक्ति जाता है जाके उसके एक वीडियो बना के ले आता है तो उसको टीवी चैनलों पे भी को दिखाया गया है। इसको एक नई एडवाइजरी जारी करने पे भी विचार किया बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस बीच यूपी में 1 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है उसका जिक्र कर लेते हैं एक बार मनीषा। 35.73% मतदान हुआ है उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक। गाजियाबाद में 33.99% मतदान हुआ है। अलीगढ़ में 35.55% मतदान हुआ है। अमरोहा में 40.67% मतदान हुआ है। बागपत में 34.17% मतदान हुआ है। बुलंदशहर में 35.35% मतदान हुआ है। इसी के साथ बागपत में 34.17% मतदान, अमरोहा में 40.67% मतदान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज कुल मिलाकर सामने आ रहा है वो है 35.73%। बिल्कुल उन्नति, और लगातार बातें तो हो रही हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन हम ये भी देख पा रहे हैं कि लगातार ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ जरूर रहा है। और यूपी में 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 35.73% रहा है। और तमाम सीटों की भी बात अगर कर ली जाए तो 8 सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें से अजमेर में 35.77%, बांसवाड़ा में 46.53% जो कि ज्यादा है, बाड़मेर में 47 समथिंग हुआ है और 47 के पार ही हुआ है, 47% से ज्यादा मतदान। और अगर राजस्थान की सीटों की बात कर ले तो राजस्थान में 1 बजे तक 40.39% मतदान हो चुका है। राजसमंद सीट पर 36.88% मतदान हुआ है। टोंक में 34.64%, उदयपुर में 41.32% मतदान। बाड़मेर की बात कर ली जाए तो 47.48% मतदान होता हुआ ये राजस्थान की वो तमाम सीटें जहां पर 1 बजे तक 40.39% मतदान हो चुका है। सिलसिलेवार सीटों का भी हम आपको वोटिंग परसेंटेज दिखा रहे हैं कि किस सीट पे अभी तक कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है। और अगर बात की जाए तो ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेकिन फिर भी हम बार बार आपसे नेटवर्क 10 के माध्यम से ये अपील कर रहे हैं कि अगर आपके भी क्षेत्र में मतदान हो रहा है तो अपने घरों से बाहर निकलें, मतदान स्थल का रुख करें और मतदान जरूर करें। बिहार की वोटिंग परसेंटेज की बात इधर कर लेते हैं। बिहार में 1 बजे तक 33.80% मतदान हो चुका है। बांका में 32% से ज्यादा मतदान होता हुआ, भागलपुर में 30.29% मतदान, कटिहार में 35.37% मतदान, किशनगंज में 34.65% मतदान होता हुआ। तो ये तमाम सीटों का सिलसिलेवार वोटिंग परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हमने आपको अभी यूपी का दिखाया आंकड़ा, बिहार का भी तमाम जिलों का आंकड़ा दिखाया है कि किस सीट पर कितना वोटिंग परसेंटेज अभी 1 बजे तक रहा है। बिल्कुल, देखिए 88 सीटों का ये महामुकाबला 1 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है अलग अलग राज्यों के हिसाब से वो आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 53.09% मतदान हुआ है। कांकेर में 60.15% मतदान हुआ है। महासमुंद में 52.06% मतदान हुआ है और इसी के साथ कांकेर में 60.15% मतदान हुआ है। तो महाराष्ट्र की अगर बात कर ले तो 31.77% मतदान, जहां वर्धा में 32.32% मतदान, अकोला में 32.25% मतदान हुआ है, अमरावती में 31.40% मतदान हुआ है और इसी के साथ यवतमाल में 31.47% मतदान हुआ है। तो महाराष्ट्र में भी क्योंकि आज दूसरे चरण में मतदान हो रहा है तो इन कुल मिलाकर 13 राज्य और 88 सीटों पर ये जो महामुकाबला जारी है, जहां सुबह 7 बजे से ही लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है, उस हिसाब से क्या वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो लगातार आपको बता रहे हैं। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस चर्चा का हिस्सा है। विजय उपाध्याय जी, देखिए मैं जिक्र करूंगी यहाँ पर भ्रष्टाचार के एक बड़े मुद्दे का, क्योंकि जब हम लोग सुनते थे 1996 की अगर मैं जिक्र करूं तो तब जो है जनता त्रस्त हो चुकी थी और ये कहा जा रहा था कि देखा सबको बारी बारी, अब बारी है अटल बिहारी की। तो जब ऐसे नारे दिए जा रहे थे, अब वही कोई समीकरण जो है क्या आपको 2014 के बाद से देखने को मिला है? और भ्रष्टाचार का मुद्दा क्योंकि बार बार जिक्र किया जाता है, तो इस बार जो मोदी लहर है और जो गारंटी दी जा रही है, क्या उसमें भ्रष्टाचार का जो ये फैक्टर है वो आपको इफेक्टिव नजर आ रहा है? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए बहुत सी चीजें बदल गई हैं 1996 से लेकर और 2019 तक के चुनाव में बहुत कुछ बदला है और 2024 में तो पूरा डायनामिक्स ही चेंज हो गया है चुनाव का। और इसीलिए कम मतदान में किसको फायदा किसको नुकसान, ये बात समझना थोड़ा टेढ़ी खीर हो गई है।
लेकिन जो जिस तरीके की राजनीतिक लड़ाई चल रही है उसमें देखिए, एक तरफ एक दल है जो बूथ अध्यक्षों की मीटिंग चुनाव के दरमियान भी लगातार कर रहा है, अलग अलग लोगों की मीटिंगें कर रहा है, मोबिलाइजेशन कर रहा है, बूथों पे 370 वोट बढ़ाने की बात कर रहा है, गारंटी घर घर पहुंचाने की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ ये दावा है कि जनता हमारा चुनाव लड़ रही, जनता त्रस्त है और जनता बदलाव चाहती है। और हम लोग ये मानते हैं कि जब वोटिंग ज्यादा होती है तो बदलाव के लिए वोट होता है। जैसे 2009 के मुकाबले 14 में जब 11% वोट बढ़ गया, करीब 11% उत्तर प्रदेश में बढ़ा, तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिला और उसका असर है। 2006 में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी और उसका भी असर दिखाई पड़ा है कि एक बहुत बड़े गठबंधन के मजबूत गठबंधन के बावजूद जो है बीजेपी 64 सीटें जीत जाती है। इस बार क्या होगा ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब लो टर्नआउट होता है तो सारे समीकरण, सारे गणित और सारा असेसमेंट फेल हो जाता है। अपोजिशन के वोट कितने निकल रहे हैं, किस तरह से मोबिलाइज कर रहे हैं, और दूसरा देखिए सरकार ने किस तरीके का काम किया है वो जरूर जनता देखती है, और अपोजिशन ने मुद्दे कैसे उठाए हैं। अपोजिशन के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसा अभी एक प्रवक्ता गिना रहे थे, तो मैं तो कहता हूं कि अगर यही प्रवक्ता जी ने जो बातें कही हैं यहाँ, ये बातें अगर इनके नेता मंच से कहें तो ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन प्रवक्ता अच्छा बोल रहे हैं, मंच से नेताओं के भाषण उतने इफेक्टिव शायद जनता की निगाह में नहीं हो रहे हैं। हम लोगों को भी लगता है कि रिपीटेशन होता है नेताओं के भाषण में। तो सभी पार्टियों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं और सभी चुनावी मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो तमाम सहयोगियों का और तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है और 1 बजे तक जो भी वोटिंग परसेंटेज रहा वो भी हम आपको लगातार बताते हुए नजर आए। आपको बता दें कि लगातार ये जो मतदान प्रक्रिया है वो चल रही है, लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बन रहे हैं। नेटवर्क 10 के माध्यम से हम भी लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर आपके भी क्षेत्र में मतदान हो रहा है तो बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।